रहे हैं अपने आसपास कि जो इंसान बिजनेस कर रहा है, सब तरीके से संपन्न है, सीधा सच्चा है, सामाजिक है और सब जगह उसकी इज्जत है। उनकी पत्नियां अक्सर करके उनको निपटा रही हैं, उनका घर परिवार बर्बाद हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा अफेयर में जाकर वो अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर। तो ऐसी ही आज हम घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं कि ये हवस है या फिर बोरिंग है या पत्नी की बेवफाई है या बहुत सालों का प्यार जो शादीशुदा ज़िंदगी पे प्रभाव डाल रहा है। क्या है ये सारी चीज़ें? आइए आज समझते हैं, इन सब पे डिस्कस करते हैं। तो ऐसी ही हाल ही में एक घटना घटती है। उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक खुशहाल परिवार रहता है और अपना जो है बिज़नेस वो करते हैं। उनकी पत्नी को मायके जाना होता है, वो अपने पति से कहती हैं कि मैं मायके जा रही हूँ 2-4 दिन के लिए। पति भी सोचता है कि चलो बहुत दिन से ये गई नहीं है और घूम आएँगी 2-4 दिन के लिए। बच्चे इतने तो बड़े हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, पर इतने हैं कि वो 2-4 दिन अकेले रह सकते हैं माँ के बिना। ये निकल जाती हैं, 2-4 दिन बीत जाते हैं और इनका कुछ अता-पता नहीं रहता। जब पति फ़ोन मिलाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है, फिर वह ससुर को फ़ोन लगाता है, ससुर कहता है यहाँ वो नहीं आई है और इसके बाद जो पति होते हैं वो पहुँच जाते हैं ससुराल। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाते हैं, कहीं से कोई सुराग अता-पता नहीं होता है। उसके बाद फिर दोनों मिलके पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं गुमशुदगी लापता की। पुलिस भी लापता होने की एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देती है और फिर उनकी कॉल डिटेल, लास्ट लोकेशन, स्विच, ये सारी चीज़ें और जो उनकी कॉल डिटेल होती हैं, सीटीआर सब निकाल के उन पर फिर देखते हैं। तो ये रहती हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में और इनकी लास्ट लोकेशन आ रही होती है उत्तराखंड से। जब इनके हस्बैंड से पूछा जाता है कि उत्तराखंड में आपका कोई रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त कौन है? तब ये इनके हस्बैंड बताते हैं कि वहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है और हम कभी वहाँ गए भी नहीं हैं, कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार वहाँ नहीं है। और जब पत्नी के बारे में पूछते हैं तो वहाँ से कुछ नहीं। वहाँ जाते हैं और फिर एक और नंबर के संपर्क में इनकी पत्नी रहती हैं, जो नंबर के बारे में पूछा जाता है, एक अभिषेक नाम के इंसान से ये नंबर कनेक्ट होता है। तो जब इनके हस्बैंड से पूछा जाता है क्या तुम इनको जानते हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा पड़ोस का लड़का है, लेकिन फ़िलहाल ये दिल्ली में रहता है। जब इसका फ़ोन नंबर मिलाया जाता है तो स्विच ऑफ आता है। लास्ट लोकेशन और घटना वाले स्थल से इनका नंबर जो है बंद आ रहा था। इस बात को 2-4 दिन हुए थे, लेकिन जब अभिषेक के बारे में ढूँढना शुरू किया गया, तो अभिषेक का कहीं कोई अता-पता नहीं था। उसी समय से अभिषेक का फ़ोन भी बंद आ रहा था। अब पुलिस ढूँढना शुरू करती है, अपने गुप्तचर लगाती है, इधर-उधर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बीत जाने के बाद अभिषेक की लोकेशन मालूम चल जाती है और फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते ही अभिषेक कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, वो डर जाता है पुलिस से और बिना ही कुछ दबाव के, बिना ही कुछ ट्रीटमेंट दिए वह सब कुछ उगलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वह इनकी पत्नी को जानता है और वो उनके साथ कई समय से, बहुत समय से रिलेशनशिप में है, लेकिन वो शादी का दबाव बना रही थी। और जब मैंने इन चीज़ों के लिए मना किया, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, तो फिर मैं उसको घूमने-फिरने, एन्जॉय करने के उद्देश्य से उत्तराखंड लेके गया और फिर वहाँ मैंने एक डैम से उसे धक्का दे दिया। ये सारी चीज़ें थीं। अब इनके हस्बैंड से पूछा गया ये कैसे तुम्हारे घर में आए, कैसे संपर्क हुआ? तो उन्होंने बताया ये हमारे पड़ोसी ही हैं, अभिषेक यहाँ रहते हैं और ये गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे, प्रतिष्ठित थे। घर पे ही थे तो मैंने सोचा मेरे बच्चे को कोचिंग पढ़ा दिया करना। इस तरीके से अभिषेक घर पे आना-जाना हो रहता था, कोचिंग पढ़ाता था और फिर कब उसकी वाइफ़ से दोस्ती हुई, नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब अभिषेक जॉब के सिलसिले में दिल्ली चला गया, वहाँ उस फ्लैट लेके वह एक कंपनी में जॉब करने लगा। अब यहाँ जो इनकी वाइफ़ थी, अभिषेक से मिल नहीं पा रही थी। बहुत दिन हो गए थे, अब इनको बेचैनी हुई, तो ये मायके का बहाना बना के अभिषेक से मिलने दिल्ली चली गई। अभिषेक ने 2-4 दिन खूब
उनके साथ एन्जॉय किया। दोनों बहुत मज़े किए, उसके बाद वो कहने लगा कि अब तुम वापस अपने घर चली जाओ। लेकिन जो उसकी कथित प्रेमिका थी वो घर जाने को तैयार नहीं थी। वो उस पे शादी का दबाव डाल रही थी और वो कह रही थी कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी करो। बहुत सोचने समझने के बाद मैं उसे उत्तराखंड ले गया घुमाने के बहाने, और फिर मैंने वहाँ मौका देख के उसे डैम में धक्का दे दिया। इस तरीके से अभिषेक ने सारी कहानी बयाँ की और ये सारी चीज़ें खुल के निकल के सामने आईं। हस्बैंड भी सोच रहा था कि मैंने क्या कमी छोड़ी, कहाँ कमी छोड़ी। जिन औरतों को ऐसा लगता है कि वो उनके हस्बैंड जो हैं उन्हें वक़्त नहीं देते, तो वो अपने आप से पूछें कि उनके पास पैसा है, फैशन है, शौक श्रृंगार है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर वो तुम्हें वक़्त देगा, यानी रात में तो वो आता ही होगा काम करके अपना बिज़नेस पूरा जो है समेट के, बैठता होगा, 2-4 बातें, या थका होता होगा तो कभी-कभी बातें नहीं भी करता होगा, सोता होगा। अब ऐसे में औरतों को क्या लगता है कि अब मैं पुरानी हो गई हूँ, मेरे पास कुछ आकर्षण का काम बचा नहीं है, मैं तो अब कोई काम की नहीं हूँ, इतना कुछ करती हूँ, इसके बाद भी हस्बैंड मुझे समय नहीं देते, मेरे साथ घूमने-फिरने नहीं जाते, बातें नहीं करते हैं, मेरी सुनते नहीं, अपनी सुनाते नहीं हैं। बहुत सारी महिलाओं की ये शिकायतें रहती हैं, वो घर में रहते हैं। तो आप एक बात अपने आप से पूछिए कि आपके पास खाने के लिए खाना पर्याप्त है, सजने-संवरने के लिए गहने वस्त्र हैं, रहने के लिए घर है, घूमने-फिरने के लिए गाड़ी-बंगला है, क्रेडिट कार्ड है शॉपिंग करने के लिए, बच्चे हैं आपके पास, घर में कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है जीवन को एन्जॉय करने के लिए। बस आपके पास एक ऐसा साथी नहीं है जो दिन में भी आपको 2-4 घंटे दे, आपके साथ बैठे, आपकी सुने, आपके साथ प्राइवेट वक़्त भी व्यतीत करे, ऐसा नहीं है। तो आप अपने आप से पूछिए कि जो आपके पास वो सारी सुविधाएँ हैं जिनके लिए दूसरी महिलाएँ संघर्ष कर रही हैं या सपना देख रही हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको एक बॉयफ्रेंड की तरह वक़्त देने लगे, घंटों बातें करने लगे, तो ये सुविधाएँ नहीं होंगी। ज़्यादातर क्या होता है महिलाओं के साथ कि उनको गरीबी में पैसे चाहिए होते हैं और जब संपन्नता होती है तो प्यार चाहिए होता है, और पैसे और प्यार दोनों एक साथ मिले। अब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है, चल रहा है, हम बच्चों को पढ़ा लिखा दें और घर में सारी सुविधाएं जुटा दें, कुछ जमा कर लें, ताकि हम जो जीवन का विशेष लास्ट का टाइम होता है अपने जीवन साथी के साथ बैठ के शांति से गुज़र बसर करें, किसी प्रकार की कोई टेंशन परेशानी ना हो, ना फाइनेंशियली, ना ही कोई शारीरिक, ना मानसिक, सभी तरीके से वो इस प्रकार की प्लानिंग करके दिन-रात काम करते हैं, सोचते हैं, और सोचते-सोचते मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, सो जाते हैं, पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं, और पत्नी को लगता है कि हमें आधुनिक सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन साथ नहीं मिल रहा है। तो जिस जिस उम्र में सच बताएँ साथ की ज़रूरत है, उस उम्र में आपको साथ भी मिलेगा। अगर आप घर पे अकेली हैं, बोर हो रही हैं, सब कुछ आपके पास है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, नौकर-चाकर हैं, तो आपके अंदर कोई तो ऐसी खूबी होगी, आप पढ़ी-लिखी होंगी, आप पेंटिंग करती होंगी, कढ़ाई, सिलाई-बुनाई करती होंगी, कुछ तो आपकी ऐसी होगी जो आप के अंदर कलाकृति होगी, आप उसमें अपना समय देना शुरू कर दीजिए। आपके जो समय और बोरियत है, और जो आपको ऐसा लगता है आपके हस्बैंड जो जीवन साथी वक़्त नहीं दे रहे हैं, उसमें आपका वक़्त, और सबसे अच्छा काम है अपनी कलाकृति की वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पे डालिए। इसमें आपका जो 4-5 घंटे का टाइम है वो जाएगा। हर कोई यहाँ पैसे कमाने नहीं आता है। कुछ लोग आते हैं, उनके पास कलाकृति होती है, बिखेरते हैं सोशल मीडिया पे ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके और उनका टाइम भी जा सके, और उनके पास सब चीज़ें होती हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ आप आराम से आप आइए, आपकी खाना बनाने की कला है, पेंटिंग करने की कला है, सिंगिंग कला है, आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, कुछ भी, तो इसमें जाइए। इस तरीके से अपने घर परिवार को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके एक गलत कदम से पूरा घर, परिवार, समाज, रिश्ता सब बिखर जाता है और बच्चों की ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। तो ध्यान रखिए इस बात का। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।